हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? न्यू चैप्टर को आप और न्यू टॉपिक को गौर से देख रहे हो। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 4 यानी वर्क एंड एनर्जी, और उसका लेक्चर है 4.2। वर्क हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, तो आज हमारा टॉपिक है वर्क बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। एक नई दुनिया में आप आ रहे हैं, हालांकि नई तो नहीं है, उसमें रह रहे हैं हम। हमारी सारी की सारी वर्किंग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होती। तो पहले ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? जब ये लफ्ज आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका मकसद है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। When we say gravitational field, it means gravitational field of earth। कौन सी अर्थ? जमीन। कौन सी? जहां पे हम दौड़े लगा रहे हैं, जहां पे हम जी रहे हैं, और जिसमें मरने के बाद हम चले जाते हैं, ये अर्थ है इसमें, जिसका मास m है। अर्थ इसके इर्द गिर्द एक दुनिया है जिसे हम आमतौर पे खला भी कहते हैं। अब तो खैर हम बहुत कुछ जानते हैं कि इसके अपने मून हैं, इसके अपने और चीजें हैं जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। खुद जमीन भी सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है। ये सब बॉडीज हैं, मैसेज हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं दुनिया में, कायनात में, अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, हरकत में हैं। जमीन के इर्द गिर्द वो जगह जहां तक जमीन उसके ऊपर फोर्स लगा सकती है, उस सारे जगह को, स्पेस को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। द स्पेस अराउंड द अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द वो जगह, वो एक हद है। अगर ये फासला बहुत बढ़ जाए तो जमीन उस बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती। वो जो हदूद है, हमने एक लाइन लगा दी है फर्जी तौर पे। इस हदूद के अंदर इस सारे इलाके को जमीन का फील्ड कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। Space around the earth in which its gravitational force acts on a body is called gravitational field of earth। अगर इस बॉडी के ऊपर जमीन की फोर्स का असर नहीं होगा तो इसका मकसद होगा बॉडी इज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, वो उससे बाहर है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या आप पढ़ चुके हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी भी उसी को कहते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी। इस फोर्स ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को बॉडी का वेट भी कहा जाता है। फर्ज करें यहां को बॉडी है, ये जिसका मास m है, जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इस बॉडी का वेट भी कहा जाता है। W is equal to mg। m is the mass of body and g is the gravitational acceleration। ये तो हमने अब तक पढ़ा है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अभी तक हमने, जिसको ग्रेविटी भी कहा जाता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स बॉडी महसूस करता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, उसी को ग्रेविटी भी कहते हैं, उसी को बॉडी का वेट भी कहते हैं। पहले तो ये क्लियर कर लें। आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द वेट ऑफ बॉडी, ये क्वेश्चन, तो आप क्या कहेंगे? वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, दैट इज इक्वल टू mg। वेरी सिंपल, फोर्स है, इसका यूनिट भी वही न्यूटन। अब हम आ रहे हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में आप जब वर्क करेंगे, फार्मूला वही लगेगा जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
इसमें एक खास बात हम आपको बताना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की एक प्रॉपर्टी। वो क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कि मतलब इसका क्या है? मतलब इसका यह है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या मतलब? हम एक बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना चाहते हैं। इस वक्त देखें तीन पाथ हैं, या तो हम यूं ले जाए, ए से सी और सी से बी ले जाए, या यूं ले जाए टेढ़े मेढ़े पाथ से ए से बी। तीसरा क्या है? ए से ओ ले जाए और ओ से बी ले जाए। तीन पाथ है। मिसाल के तौर पर इस वक्त यहां से एक बॉडी को उस कोने तक ले जाते हैं, डायरेक्ट भी है, यूं ले जाए फिर यूं ले जाए, ऐसे ले जाए फिर ऐसे ले जाए, तीन पाथ। अब जो भी रास्ता अख्तियार करेंगे वर्क की वैल्यू सेम, बॉडी की एनर्जी में जो चेंज आएगी वो एक जैसी आएगी। आप ऐसे जाएं, आप ऐसे जाएं, आप ऐसे जाएं, आप कोई और पाथ ले लें, जो भी। फिर सुने, हम असल में आपको बताना क्या चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अगर हम पाथ चेंज करें तो वर्क की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल, या वर्क डन बाय द ग्रेविटी, या वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक अल्फाज है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ए से लेकर बी तक वर्क होगा क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है mg वेट और फासला है h। डायरेक्ट फासला लेना है, डायरेक्ट उन दो पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट हाइट हमने डायरेक्ट ले। आप ऐसे जाएं, हाइट वही है जमीन से, आप ऐसे जाएं, हाइट वही है, आप ऐसे जाएं, हाइट वही, डिस्प्लेसमेंट वही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही। इट मीन्स दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, पाथ इंडिपेंडेंट फील्ड। असल बात ग्रेविटी के बारे में, वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड जब आप पढ़ें, असल बात क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट पाथ इंडिपेंडेंट। ये एक हमने इजाफी एक इंफॉर्मेशन जहां आ गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क करती है वो पाथ पे डिपेंड करती। इन शॉर्ट मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो हुआ वर्क के बारे में। वैसे इस सारे चैप्टर में यही इक्वेशन चलती रहेगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन। यानी एक और चीज इसमें आ गई, एक नई बात, वो है पावर। तीन चीजें हैं जो आमतौर पे साइंस स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूज करती हैं, एनर्जी, फोर्स और पावर। आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि ये हम मानी अल्फाज है, ये बहुत मुख्तलिफ है। एनर्जी एक एबिलिटी है, फोर्स पोजीशन चेंज करने के लिए होती है, पावर ये बताती है कि एनर्जी ट्रांसफर कितनी तेजी के साथ हो रही है।
Power, the rate of doing work is called power. Rate of doing work. What is work? Transfer of energy. तो rate of doing work दरअसल rate of transfer of energy. एक और मजे की बात सुने आज, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब ये भी होता है फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप देखते नहीं है कि बल्ब के ऊपर लिखा होता है 20 वाट, ये पावर का यूनिट है वाट। तो बल्ब को में एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी की बजाय इसका कंसेप्ट ये है कि जब करंट गुजरता है बल्ब में से, पंखे में से, हीटर में से, एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये असल में जो पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपको याद होगा मैंने रेट को भी डिफाइन किया था, इसीलिए कोशिश करें कि आप जो लेक्चर पिछले हैं वो बार बार आपके जहन में आते रहे। अब इसमें देखें, वेलोसिटी को डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पावर को डिफाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये रेट के क्या मानी है? ये टाइम के साथ चेंज को बताता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क से मुराद वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखें ना, W/T। टोटल वर्क को टोटल टाइम पर डिवाइड करें तो आपको मिलेगा कि एक सेकंड में कितना वर्क हुआ, एक सेकंड में कितनी एनर्जी शिफ्ट हुई, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कितना आसान है इसको डिफाइन करना, लेकिन इतना आसान इसको समझना नहीं जितना इसको डिफाइन करना, जितना याद करके लिख लेना है। हम चाहते हैं कि बात को स्टूडेंट समझे, हम साइंस को समझें। लफ्ज नहीं है, इसके अंदर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की स्पीड, एनर्जी के शिफ्ट होने की स्पीड। मैंने कहा ना, बल्ब की पावर 20 वाट है, एक सेकंड में 20 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही। अगर इसकी पावर 50 वाट है तो एक सेकंड में 50 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिकल से लाइट में कन्वर्ट हो रही। इट्स यूनिट इज जूल पर सेकंड, वर्क का यूनिट और टाइम का यूनिट, जिसको वाट कहते हैं। जूल भी नाम है साइंसदान का, वाट भी नाम है साइंसदान का। वी कैन से दैट पावर इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखो ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मकसद क्या है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। इक्वेशन से जरा गौर करें, डेल W और डेल T। डेल W क्या है? अभी पढ़ा है, F डॉट डेल T। पिछले लेक्चर को रिकॉल करें, वर्क F डॉट डेल T। अब डेल D ओवर डेल T, फोर्स तो कांस्टेंट है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए ये बनेगा। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी। इसीलिए मैंने कहा है कि वो जो वहां रेट का लफ्ज आता है वहां डेफिनेशन को देखें। F डॉट V, ये पावर की यानी पावर मालूम करने की एक नई इक्वेशन आ गई। पावर की मालूम कैसे करते हैं? एक इक्वेशन, एक तो ये है W/T, एक तो ये, दूसरी क्या है? F डॉट V, यानी पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये और बात आ गई पावर के बारे में। फिर एक और चीज देखें, इस इक्वेशन को रिकॉल करें, W/T। W किसके बराबर हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। इक्वेशन को ये सिर्फ लफ्ज नहीं होते, ये यूं ना कहें W इज इक्वल टू P इंटू T, बल्कि यूं कहें वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इसका मकसद है पावर का यूनिट अगर किलोवाट हो,
क्योंकि किलोवाट बड़ा यूनिट है, किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। किलोवाट और टाइम का यूनिट आवर लें तो किलोवाट आवर एनर्जी का एक नया यूनिट आपके पास आ गया। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। बड़ी जबरदस्त बात, किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी 1 kilowatt hour energy is energy consumed when a power of 1 kilowatt is maintained for 1 hour। आमतौर पे ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यूज होता है। आजकल जो सबसे परेशान कौन खबर घरों में पहुंचती है वो बिजली का बिल है। सबसे परेशान उस दिन घरों में लड़ाई जरूर होती है। जिस दिन बिजली का बिल आता है उस दिन आप देखें अब्बा और अम्मा उस दिन लड़ाई टिका के करते हैं। वजह क्या है कि वालिद साहब कहते हैं ये क्या हो गया, इतना बिल आ गया, आप लोग ख्याल नहीं करते, देखते नहीं हैं। कौन सी चीज देखने की है कि आप देखें 1 किलोवाट आवर आमतौर पे बिजली का एक यूनिट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम कहते हैं ना इतने यूनिट, आज नोट करें यूनिट से मुराद किलोवाट। अगर 1 किलोवाट पावर मिसाल के तौर पे इस्त्री आमतौर पे जो इस्त्री है ये 1000 वाट की होती है या 500 वाट की होती है। ये जो कपड़े आप इस्त्री करके पहन कर आते हैं, बहू बनकर आते हैं, साहब बनकर आते हैं, ये मुफ्त में नहीं बनते, जरा ख्याल किया कर। 1000 वाट अगर की इस्त्री है, बड़ी इस्त्री है, तो 1000 वाट से मुराद है किलोवाट। 1 घंटा चलेगी तो 1 यूनिट बिजली गई। अगर 500 वाट की है तो 2 घंटे। आप इस तरीके से अपने घर का बिजली का जो कंजप्शन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कितनी खर्च की वो इससे हिसाब लगा सकते हैं। इसीलिए अब बल्ब जो हैं एलईडीज आ रही हैं। किसी जमाने में बल्ब कम से कम 60 वाट का होता था, फिर 100 वाट का ये होते थे। आजकल तो 7 वाट, 5 वाट, 12 वाट। अल्लाह भला करे साइंस का कि हमें ये लाइट ज्यादा मिल रही है लेकिन बिजली कम खर्च हो रही है। अब आप देखते हैं कि एसी भी ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ी एनर्जी लेते हैं, हीटर भी ऐसे आ रहे हैं। तो आप अपने एनर्जी का ये एक बल्ब जब ऑन होता है तो मीटर चल पड़ता है, बस ये ज़हन में रखें। इसीलिए ज़रूरत के तहत आप बिजली इस्तेमाल करें। तो किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, ज़हन में रखें। अक्सर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, बाज़ होगा तो इंटरव्यू में एमएससी फिजिक्स करके आते हैं बच्चे, एमफिल करके आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ व्हाट इज किलोवाट आवर, उन्हें पता ही नहीं होता। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। आपके जिम्मे के असाइनमेंट भी लगा रहा हूं कि 1 किलोवाट आवर कितने जौल के बराबर है। जौल इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर कितने जौल के बराबर है ये आपके जिम्मे है, आप इसे करके आएंगे। तो आज हमारे टॉपिक जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लाइफ उसमें डिस्कस हो रही है, यानी हम अर्थ पे चल रहे हैं। तो ये अर्थ क्या है, इसका मैस क्या है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। इस वक्त टोटल 3 फील्ड हैं और एक फील्ड जो सबसे बड़ा फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रेविटी किसको कहते हैं, वेट किसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो इसका मानी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका मानी क्या है, पावर क्या है, पावर की इक्वेशन क्या है, पावर का यूनिट क्या है, एंड सबसे जबरदस्त बात व्हाट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ये लफ्ज 100 दफा अपने जहन में दौड़ाएं, इसको याद करें। किलोवाट आवर क्या है और घर में इसका इस्तेमाल क्या है
और बिजली के बिल के आने से घरों में लड़ाई क्यों होती है, किलोवाट आवर का उसमें रोल है। उम्मीद है आप इसको गौर करेंगे और लाइफ में इसके यूज को भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।